क्लास 11 राजनीति विज्ञान के आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत शासन नियम 1919 का। पिछली कक्षा में हमने भारत परिषद नियम 1861, भारत परिषद नियम 1892 और 1909 के अधिनियम की विशेषताओं को देखे थे। आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया कि भारत को एक उत्तरदायी सरकार क्रमित रूप से भारतीय लोगों के लिए अर्थात भारत में उन्होंने स्पष्ट किया, ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि जो ब्रिटिश सरकार की नीति है वो भारत में उत्तरदायी शासन के लिए, क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। यह घोषणा की कि भारत की ब्रिटिश नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है, सरकार का क्या मतलब है, सरकार ही शासन करती है। उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है कि ब्रिटिश शासन की जो नीति है वो प्रशासन की प्रत्येक शाखा में, जो सरकार है उसके प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनमें क्रमिक रूप से विकास करने के लिए उत्तरदायी सरकार का मतलब है इस नीति के तहत उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और जो स्थानीय संस्थाएं हैं स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास, विकास करने के लिए कि ब्रिटिश क्षेत्र में जहां ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है उसके आंतरिक भाग में भारत के उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्त हो सके। जो भारत का जो ब्रिटिश अधिकृत राज्य है जिस पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत चलती है उस पर एक क्रमिक रूप से, एक निश्चित क्रम से भारत में भारतीयों की भागीदारी हो उस शासन में, उस सरकार में। और स्वशासन संस्थाओं, जो स्वशासी संस्थाएं हैं उसमें
उसका क्रमिक रूप से विकास हो, ताकि ब्रिटिश सरकार में जो ब्रिटिश सरकार का जो क्षेत्र है उस भारत में उसका क्या है, प्रगतिशीलता उसकी प्राप्त की जा सके। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 का प्रावधान है, ये वास्तव में 1919 में बना, लेकिन यह लागू अंतिम रूप से 1921 में हो सका था। भारत शासन अधिनियम बना तो 1919 में, लेकिन अंतिम रूप से यह 1921 से लागू हुआ और इस शासन को इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जाहिर सी बात है कि मॉन्टेग्यू उस समय भारत के भारत सचिव थे इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। इस प्रकार से इसे भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम की विशेषताएं प्रमुख रूप से किस प्रकार से रही? सबसे पहले इसकी जो विशेषता रही वो ये रही कि केंद्रीय और प्रांतीय, जो केंद्र की सरकार थी और जो प्रांत की परिषद थी, उसको क्या किया गया कि उनके विषयों को अलग अलग कर दिया गया, और अलग करने के साथ क्या किया गया कि उस पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया, और साथ ही केंद्र का प्रांत पर से नियंत्रण कम हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई। केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। सबसे पहले प्रावधान यह किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई और उसको अलग अलग कर दिया गया कि इस विषय पर केंद्र का अधिकार है और इस विषय पर प्रांत का अधिकार, और इस प्रकार से केंद्रीय नियंत्रण को कम करने का प्रयास सर्वप्रथम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। अब जब केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची बना दी गई, अलग अलग कर दिया गया, तो केंद्र अपने विषयों पर और प्रांत अपने विषयों पर पृथक पृथक रूप से कानून बना सकते थे। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि इसमें भी केंद्रीय जो व्यवस्था थी वो बनी रही, अर्थात केंद्र का जो सरकार का ढांचा है वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। लेकिन सरकार का जो ढांचा है ऐसा नहीं है कि प्रांत केंद्र से बिल्कुल मुक्त हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या किया गया कि सरकार का जो ढांचा है वो एकात्मक बना रहा, अर्थात एक केंद्र के अधीन ही प्रांत को रखा गया, एकात्मक हुआ।
केंद्रीकृत बना रहा। जो सरकार का ढांचा है वो एकात्मक और केंद्रीय ही बना रहा। फिर इस सूची बनाने के बाद जो प्रांत से संबंधित विषय से प्रांतीय विषयों को पुनः से दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला है हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। ये क्या थे? जो प्रांत से संबंधित विषय थे, प्रांतों में गवर्नर का अभी भी अधिकार चलता था। जहां प्रांत थे उन विषयों को भी दो भागों में विभक्त कर दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय का जो शासन था वो सीधे गवर्नर के अधीन था, अर्थात गवर्नर जो है अपने परिषद की सहायता से, मंत्रियों की सहायता से कार्य करेगा। हस्तांतरित विषयों पर जो प्रांत का गवर्नर है वो अपने मंत्रियों की सहायता से ही कार्य करेगा और ये मंत्री अंतिम रूप से परिषद के प्रति, जो यहाँ प्रांतों में विधान परिषद का जो गठन किया गया है, कल हम देखे थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अर्थात जो भी कार्य मंत्री हस्तांतरित विषयों पर जो भी कानून बनाएंगे, जो भी विधान बनाएंगे, उसको अंतिम रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अर्थात वहां पर उनको किस प्रकार से कानून बनाए उन्होंने, किस प्रकार से प्रभावी होंगे, इस संबंध में विशेष प्रकार की चर्चा और उससे संबंधित उत्तरों को विधान परिषद में देने के लिए उत्तरदायी होते थे मंत्री। लेकिन जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय पर गवर्नर तो कानून बनाता था, लेकिन वह गवर्नर, ये जो गवर्नर कानून बनाता था, यह गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से कार्य बनाता। कार्यपालिका की परिषद की सहायता से कानून बनाता था, कार्य करता था। लेकिन यह जो परिषद थी, ये परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये जो आरक्षित विषयों पर जो भी कानून बनाए जाने थे, वो क्या हो गया कि वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस प्रकार से प्रांतों में दो प्रकार के शासन व्यवस्था की जब व्यवस्था कर दी गई, जब एक ही प्रांत में जब दो प्रकार के शासन की व्यवस्था हो गई, तो यहीं से प्रांतों में द्वैत शासन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू हो गई। प्रांतीय विषयों पर सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया और प्रयास किया गया कि केंद्रीय का नियंत्रण प्रांत पर कम हो, लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी वही केंद्रीकृत और एकात्मक बना रहा। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर मंत्रियों की सहायता से ही, मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करता था, लेकिन यह मंत्रिपरिषद जो भी हस्तांतरित विषयों पर कार्य करेगी उसके लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से जो भी कार्य करेगा वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इस प्रकार से प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू हो गई। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।
और यह कहाँ थी? केंद्र में। द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई और भारतीय विधान परिषद में दो सदन हो गए, एक लोकसभा के नाम से जाना गया और दूसरा राज्यसभा के नाम से। इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1919 में देश में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, जो भारतीय विधान परिषद लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित हो गया। और इसके साथ क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। अभी तक जो निर्वाचन होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन सर्वप्रथम इसी कानून के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी लागू कर दी गई। अर्थात जो ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रावधान कर दिया गया इस 1919 के अधिनियम से। अगली चीज ये है कि जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य होते थे, अब इन 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए अभी हमने देखा कि भारतीयों को इस पर भारतीय अपने कानून को बनाने के लिए आगे आए, उनके अधिकार ऐसा दिया गया। तो 3 भारतीयों का ये जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उन जो 6 सदस्य थे उनमें से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। अगली व्यवस्था जो की गई वो यह की गई कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ये थोड़ा सा सांप्रदायिक आधार पर आपने देखा था पहले अधिनियम में 1909 के अधिनियम में कि यह सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था केवल मुस्लिमों के लिए थी, लेकिन यहाँ मुस्लिमों के लिए बस नहीं, यहाँ सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यहां तक कि यूरोपियों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था हो गई। हम समझ चुके हैं कि यह सांप्रदायिक आधार क्या था। यह सांप्रदायिक आधार यह था कि जिस संप्रदाय का व्यक्ति वहां चुनाव में निर्वाचन में खड़ा होगा, उस क्षेत्र में उसी समुदाय का व्यक्ति ही उसे वोट कर सकता है, उसे मतदान कर सकता है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। इसमें जो निर्वाचन की व्यवस्था थी प्रत्यक्ष तो थी, लेकिन इसमें भी कई सारे नियम थे कि हर व्यक्ति, जैसे आज के समय में है कि 18 वर्ष से अधिक के उम्र के 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की उम्र के समस्त वयस्क
मत देने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा उस समय नहीं था। सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और यह मताधिकार सीमित संख्या में मताधिकार देने को प्राप्त हुआ और यह मताधिकार जो था वो इस प्रकार के श्रेणियों से था, जैसे कर हो गया, कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था वो जो बहुत संख्यक वर्ग से जो लोग आते थे उस पर भी सीमित संख्या में मताधिकार प्राप्त हुआ और ऐसे लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे, अपने मत का प्रयोग कर सकते थे। जो कर, शिक्षा और संपत्ति जैसे मामलों में जिनको एक क्राइटेरिया बनाया गया था, जो उस क्राइटेरिया में आते थे वही लोग इसमें वोट कर सकते थे। इसके बाद 1919 के अधिनियम से ही जो भारत सचिव पद का जो गठन पहले किया गया था उसके स्थान पर लंदन में एक उच्चायुक्त लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और यह उच्चायुक्त जो था वो जो अभी तक भारत सचिव कार्य करता था भारत सचिव के समस्त कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। अर्थात जो भारत सचिव कार्य करता था उसके अधिकार अब लंदन में बैठा हुआ उच्चायुक्त करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया और लंदन में ही इसका जो है ऑफिस बना दिया गया। लंदन में ही इसका ऑफिस बना दिया गया और भारत सचिव के समस्त कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 से ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। और इस आयोग का गठन ली महोदय थे। ली आयोग की सिफारिश पर ली आयोग 1923 से 1924 तक रहा। 1923 में बना, 24 में रिपोर्ट सौंपी इन्होंने। तो उसकी संस्कृति पर ही ली आयोग की संस्कृति पर ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो बजट से संबंधित प्रावधान है, एक और प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब अभी तक जो बजट था वो केंद्र के बजट
पर ही राज्य का बजट सम्मिलित होता था, अर्थात केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान नहीं था। केंद्रीय बजट में ही राज्य के बजट का भी प्रावधान रहता था, लेकिन 1919 के अधिनियम से केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से, अर्थात केंद्रीय बजट अब अलग बनता था और राज्य अपना विधानमंडल में अपना अलग बजट प्रस्तुत करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। इसी 1919 के प्रावधान के तहत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसी अधिनियम के तहत ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, इसके लिए वह अपनी रिपोर्ट हर 10 वर्ष में प्रस्तुत करेगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। जो प्रत्येक 10 वर्ष में इसी नियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक आयोग गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में किस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था चल रही है, कौन कौन से सुधार होने चाहिए, कौन से जो पुराने नियम हैं उनको चलने दिया जाना चाहिए, उसके स्थान पर नए नियम आने चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हों, वह एक आयोग जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट देगा। किसको? ब्रिटिश संसद को, कि इस प्रकार से नियम और कानून को बनाने चाहिए। उन्नीस 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया जो 7 सदस्यीय आयोग था। सर जॉन साइमन इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसे आप साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। उन्नीस 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया, अर्थात अपनी निश्चित अवधि से 1919 के प्रावधान में यह दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। लेकिन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, वो अपनी नियत तिथि से 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में ही अपनी नियत तिथि से 2 वर्ष पूर्व ही जब आ गया तो इसका विरोध शुरू हुआ। और इसके पीछे एक और कारण था कि जो ये 7 सदस्य थे ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी दलों ने, भारत में जितने भी दल थे सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। फिर भी अंततः 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 1930 में इसने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्होंने द्वैत शासन बनाए रखने के लिए
डोयर की द्वैत शासन बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए द्वैत शासन बनाए रखने के लिए और सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, राज्य सरकार के विस्तार के लिए, राज्य सरकार के विस्तार के लिए और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना जैसे अपने कई सारे निर्णय इसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए। इस रिपोर्ट के लिए जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसकी विचार के लिए कि इसकी रिपोर्ट को किस प्रकार से लागू किया जाए और क्या करना चाहिए, इसके लिए भारतीयों की भी राय के लिए आमंत्रित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने ही ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों को आमंत्रित किया और इसी के फलस्वरूप 3 गोलमेज सम्मेलनों की मीटिंग हुई। लंदन में ही 3 गोलमेज सम्मेलनों को बुलाया गया और गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जैसे उसने रिपोर्ट में कहा कि द्वैत शासन की व्यवस्था को लागू रखना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था ठीक है, राज्य सरकार के जो अपने कार्य हैं उसका जो आकार है उस पर विस्तार करना चाहिए और ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार के जो भी उसने रिपोर्ट में अपने दिया था रिपोर्ट 1930 में, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया कि आप आइए और इस पर अपने तर्क दीजिए कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट को फलीभूत किया जाना चाहिए। इसी समय सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था को और भी विस्तारित कर दिया। उसने विस्तारित ये किया कि जो 1919 के प्रावधान में था कि सिखों के लिए, उसके पहले मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए, इसके साथ ही साथ दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की मांग की। तब गांधी जी इससे बहुत व्यथित हुए और उन्होंने पूना की यरवदा जेल में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि यरवदा जेल कहाँ है कभी कभी, पूना की यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन ठान दिया और उन्होंने कहा कि दलितों के लिए जो ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है ये बहुत ही गलत है, इसलिए आप इसके स्थान पर उसको कुछ क्षेत्र आप आरक्षित कर सकते हैं और इस प्रकार से आप सभी को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था नहीं कर सकते। तब बहुत कुछ, जब गांधी जी की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी, तब अंततः जाके पूना
कि यरवदा जेल में ही एक समझौता हुआ कि दलितों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण कर दिया जाएगा और उसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जो गांधी जी और अंबेडकर साहब जो थे वो दलितों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक पूना की यरवदा जेल में ही समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 1919 से लेकर 1930 के जो ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या जिसे आप सांप्रदायिक अवार्ड भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। उसमें यह कहा गया कि जो सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन है उसके लिए अब दलितों के लिए भी एक अलग से, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक अलग से उनको, क्योंकि उनके नेतृत्व के लिए ऐसी व्यवस्था करने का उनका मूड था रैमजे मैकडोनाल्ड का। उन्होंने ये कहा कि अब दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ, आघात हुआ और उन्होंने पूना की यरवदा जेल में ही उस समय आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो उस समय पूना पैक्ट, वहीं एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे हम 1919 के अधिनियम के बाद सीधे 1935 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे और 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1935 के अधिनियम के बाद 1947 के अधिनियम का हम अध्ययन करेंगे।